अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या सुबह हाल है? बखैर। अच्छा, ज़रा सर्दियों की बात कर लें। हमारे पास नहीं आई हमारी सर्दी, बिल्कुल नहीं है। हम आपकी बात कर रहे हैं जहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी आना शुरू हो गई है और हमें ये खबरें मिल भी रही हैं। और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि सर्दियों ने अभी पूरी तरह पंजाब में बाय द वे एंट्री नहीं मारी, कदम ही रखा है कि स्मॉग जैसे पहले से इंतज़ार में बैठी हुई थी। ये स्मॉग का क्या चक्कर है? अभी यहाँ पता चलता है कि जी सर्दी की बारिश होगी और अब सर्दी आ रही है, स्मॉग साथ साथ भाई लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, दीगर शहरों में स्मॉग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। फ़ज़ाई मयार ख़राब हो रहा है। मंगल को फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पर था और 1.5-2 साल से हुकूमत पंजाब स्मॉग के ख़िलाफ़ भरपूर इक़दामात करती नज़र आ रही है और बहुत ही मौसर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए एक मरबूत पॉलिसी मुरतब की गई है। लेकिन जाहिर है ओवरनाइट तो इसके असरात मुरतब नहीं हो सकते। ओवरनाइट तो ये तब्दीली लिटरली नहीं नजर आएगी। दैट इज़ वेरी ट्रू। बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब इस मामले में गाड़ी वाले से लेकर कारखाने और किसान सबको अपना हिस्सा जो है ना वो डालना होगा, बिकॉज दीज आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ स्मॉग। और ये पहली बार हुआ है कि EPA फोर्स के जरिए 24 घंटे सूबे में भट्टों की चिमनीज जो होती है ना उनकी बराह रास्त निगरानी की जा रही है। दिस वाज इनक्रेडिबल। मतलब ड्रोन के जरिए भट्टों की 24 घंटे निगरानी, और ये कहा जा सकता है एक मोहतात अंदाज में कि ज़्यादातर भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हो चुके हैं और कोई भी काला धुआं अब नहीं छोड़ रहा। इवन देन सो बी इट, लेकिन फिर भी उनकी निगरानी की जा रही है और भट्टा मालकान भी जदीद टेक्नोलॉजी जिस तरह आप कह रहे हैं उस पर शिफ्ट हो गए हैं। और हालिया इंस्पेक्शन के दौरान सूबे में सिर्फ एक भट्टा रह गया है जो कि काला धुआं खारिज कर रहा था और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और 77 भट्टे जो हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं, जिस तरह अब्दुल्ला आप बता रहे हैं। इसको गिरदोनवाह की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोटरवे जोन में 100% माहौलियाती कंप्लायंस हासिल करना बड़ी कामयाबी है बाय द वे। और आमतौर पर देखा गया है कि सर्दियों में धान की फसल जो होती है, हाँ, धान की फसल की बाक़ियात जलाना स्मोक की बहुत बड़ी वजह बनती है। अक्रॉस द बॉर्डर भी यही होता है। तो हमारी तरफ वो सारी हवा आती है। लेकिन हमने अगर मोटरवे जोन की बात करें तो हुकूमत पंजाब ये दावा कर रही है और उसके सिलसिले में उन्होंने तमाम सबूत फराहम किए हैं कि मोटरवे जोन में अब किसान धान की फसल नहीं जला रहे हैं। इनफैक्ट उनको ऑल्टरनेट दिया गया है, टेक्नोलॉजी, मशीनरी दी गई है और यही जो फसलों की बाक़ियात है जानवरों के चारे में अब इस्तेमाल हो रही है। इसके 100 अदर इस्तेमाल हैं जो कि अब किए जा रहे हैं। अच्छा, इस्तेमाल करने के लिए किसानों को जदीद आलात भी फराहम किए गए हैं और कुछ इससे भी बेहतरी होपफुली आएगी। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ सालों से सोचा जा रहा था हर साल कोई एडिशन होती है ताकि कुछ बेहतरी आए, तो इट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ ए टेस्ट। लेकिन एटलीस्ट ये नजर आ रहा है कि जो कोशिशें की जा रही हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, व्हाट एवर कैन बी डन इज बीइंग डन। तो स्मॉग गन्स तो आपने देख ही ली होंगी, वो तो इस्तेमाल की जा रही हैं लाहौर गिरदोनवाह में। देखिए, पंजाब के बड़े शहरों का ज़्यादा मसला है। एक और इक़दाम जो किया गया है कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी बजरी, रेत, सीमेंट जो भी आएगा अपने ट्रेलर पर या वो जो ट्रॉली पे आएगा वो ढांप के लाया जाएगा, वो अनकवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि वो भी पोल्यूशन का, स्मॉग का एक मेजर जरिया बनता है। फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो मेजर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो कमर्शियल साइट्स हैं प्राइमरीली, उन पे वाटर स्प्रिंकलर्स का नफाज लाजमी हो गया है, उनका इस्तेमाल, उनकी इंस्टॉलेशन लाजमी है। अच्छा, ये वो चीजें ये वाटर स्प्रिंकलर्स वाली जब हम बात करते हैं ना, ये वो चीजें जो कि आप अपने मोहल्लों में, कम्युनिटीज में एज कम्युनिटी वर्क भी आप ये कर सकते हैं। तो आप लोग अपने अपने ताई तो चीजें ठीक रखें ना, बिकॉज आपको पता है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अ कंट्रीब्यूटर टू फॉग, और वो फिर कुछ महीने रहता है। दुआ करें बात यहाँ तक नौबत ना आए इस बार कि स्कूल बंद होने पड़े, ऑफिस बंद होने पड़े, वरना तो पूरी एक निज़ाम ज़िंदगी जो होती है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉल होनी पड़ती है। यू कैन नॉट सी एनीथिंग। तो एटलीस्ट आई होप दैट वी आर नॉट। डॉक्टर इमरान हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं कि जो इक़दामात अब किए जा रहे हैं और जो फैसले हुए हैं, इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा तो कब तक पड़ेगा? डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, बहुत सारे इक़दामात हुकूमत पंजाब कह रही है कि हम कर रहे हैं, स्मॉग गन्स हैं, फिर वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, फिर भट्टों का शिफ्टिंग टू ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है, फिर किसानों को दीगर मशीन्स फराहम करना जिसमें वो धान की फसल ना जलाएं। कोई लगता है आपको बेहतर दिन मिलेंगे इस दफ़ा? सर्दी का मौसम पिछले मौसमों से ज़रा कुछ निस्बतन बेहतर गुजरेगा?
जी, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया अब्दुल्ला के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वो तमाम एलिमेंट्स जिनको हम समझते हैं कि वो स्मॉग के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को इस बार जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के नीचे देखा जा रहा है। और ये पिछले 1.5 साल का एक सफर है। ये जैसे अभी आपने ब्रिकेन की बात की है, तो इस पिछले 1.5 साल के अंदर मैसिव एनफोर्समेंट हुई है। 2000 से ज्यादा भट्टे डिमोलिश किए गए हैं ईपीए पंजाब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन पे और चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक, जो क्लीन एयर का विजन है उसके मुताबिक। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि वो डिमोलिश हुए हैं जस्ट, बल्कि वो जिगजैग टेक्नोलॉजी जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उस पर कन्वर्ट हो गए हैं और अब वो सारे के सारे भट्टे अप एंड रनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन नहीं आई इसके अंदर। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो 300+ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को डिमोलिश किया गया और उसके बाद उन इंडस्ट्रियल यूनिट से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये एनवायरमेंट में हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फसलों की बाकियात की, तो 5000 से ज्यादा सुपर सीडर्स एंड हैप्पी सीडर्स दिए जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो धान की फसल है, मुंजी की जो फसल है, जो चावल की फसल जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में, चावल की फसल की कटाई जो है वो तकरीबन 33% मुकम्मल हो चुकी है। और अभी तक आपने देखा होगा कि फसलों की बाकियात को आग लगाने के जो वाकयात हैं वो पिछले साल की निस्बत 90% कम है। 90%। बिकॉज ये सारा जो डेटा मैं दे रहा हूँ, ये सारा डेटा हमें सैटेलाइट से मिलता है। ये डेटा हमारा गैदर्ड नहीं है, बल्कि दुनिया के जो सैटेलाइट्स हैं इस वक्त, जो एनवायरमेंटल सैटेलाइट्स हैं, वो ये डेटा गैदर करके, थर्मल एनोमलीज गैदर करके और फिर वो हमें प्रेजेंट कर रहे होते हैं। डॉक्टर इमरान, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब हम ऑब्वियसली वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ स्मॉग फॉर द पास्ट मेनी इयर्स, मतलब एक डेकेड से तो ज्यादा हो ही चुका है। आपको क्या लगता है आप जो मेजर्स ले रहे हैं एंड विच आर क्वाइट कमेंडेबल, कितने % आप फोरसी कर रहे हैं कि फर्क पड़ेगा इस साल? देखिए, अगर हम स्मॉग की बात करें तो उसके जैसे आप सबके इल्म में है कि इसके देयर आर 2 फैक्टर्स, वन आर द इंट्रिंसिक फैक्टर्स, द अदर्स आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो कि हमारे अपने कंट्रोल में हैं, इंटरनल हैं। I give a surety that every humanly possible effort is being done to curb those factors. आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमने पंजाब के अंदर 15 दिन का टाइम रेस्टोरेंट्स को दिया है कि 1 नवंबर के बाद आप ओपन बारबेक्यू सक्शन हुड के बगैर नहीं कर सकेंगे। मतलब हमारा जो पंजाब का स्ट्रीट फूड है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब हम उस स्ट्रीट फूड को एनवायरमेंट फ्रेंडली वे के अंदर कन्वर्ट करने लगे हैं ताकि पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं सर्दियों में देखें। तो मतलब हम इस हद तक सिर्फ नहीं, तो वो जो बारबेक्यू बाहर भट्टी पे हो रहा होता है वो धुआं सक्शन पंप सक करेगा और वो धुआं फिर कहाँ जाएगा? जी, ये सक्शन हुड का एक सादा सा सिस्टम है, जैसे हमारे भी जो मॉडर्न किचन्स घर के अंदर होते हैं उसमें ये लगा होता है ऊपर किचन के। हाँ। तो वो जैसे ही धुआं ऊपर जाता है उसके आगे एक सीव लगी होती है, एक फिल्टर लगा होता है, फिल्टर पेपर सा लगा होता है। और वो जो फिल्टर पेपर है वो कार्बन के और सल्फर के कंटेंट्स को फिल्टर करके क्लीन जो है वो निकालता रहता है। और ये जो फिल्टर है, जो अच्छी क्वालिटी का सक्शन हुड है, वो 1.5 से 2 महीने आराम से तो डॉक्टर इमरान ये जरूर हमें बता दें, मतलब बारबेक्यू और सर्दियां दे गो हैंड इन हैंड, और चप्पे चप्पे पे मतलब कोई ठेला भी होगा तो बारबेक्यू वहां हो रहा होगा। ये हाउ डिड यू अचीव दैट एंड इज हाउ वुड यू अचीव, क्योंकि अभी तो प्लान है आपका, अभी तो आपका प्लान है, आप मतलब ये क्या करें, किस तरह माइल करेंगे वेंडर्स को या लोगों को कि वो उस पे जाएं टेक्नोलॉजी? ये सक्शन पंप्स इतनी अवेलेबल हैं मार्केट में, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, जाहिर है एक सप्लाई डिमांड का भी एक अजाब पड़ जाता है ना, फिर जो चीज हुकूमत ने कह दी है वो ट्रिपल पैसों में मिलती है। देखिए, 2 बातें आपने की। पहले तो मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो सक्शन हुड इज अ वेरी चीप टेक्नोलॉजी और इजीली अवेलेबल एवरीवेयर इन पंजाब के तमाम अर्बन सेंटर्स में, क्योंकि पिछले साल हमने इस चीज को मैंडेटरी नहीं किया था, एक हमने वॉलंटरी किया था। तो सक्शन हुड की एक पूरी मार्केट डेवलप हुई है पिछले 6-8 महीने के अंदर, और जो हमारी मार्केट डायनामिक्स हैं उनको हमने 6 महीने पहले बताया था कि नवंबर के अंदर हम ये पाबंदी लगाने जा रहे हैं। सो सक्शन हुड्स आर इजीली अवेलेबल, बिल्कुल सस्ती टेक्नोलॉजी है, लोकल टेक्नोलॉजी है। ऑल्सो मीन्स कि ओपन एयर बारबेक्यू नहीं हो सकेगा या ओपन एयर में भी ये लग सकेंगे? जी, ये है ही बेसिकली आउटडोर एंड ओपन एयर। मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल यही है कि ये धुएं को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके ये एक आगे
जैसे पानी की बाल्टी टाइप सी होती है, सीव या पानी की बाल्टी, आपने देखा होगा पुराने जमाने में जैसे हमारे बुजुर्ग हुक्का पिया करते थे, तो वो पानी के अंदर से गुजर के जब वो जाता था तो वो जो सारा कंटेंट है, ये एग्जैक्टली वही छोटा सा, अगर सीव कोई नहीं भी लगाएगा तो पानी की बाल्टी से अपने धुएं को गुजारे, ताकि जो धुएं का काला कंटेंट है वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और साफ धुआं जो है ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा अच्छा है, मतलब वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ दैट वर्क्स। अब ये बताएं कि ये एक तो हमारा अपना पाकिस्तान में, पंजाब में खासतौर पे ये फॉग सिचुएशन हम देखते हैं, एक हम अक्रॉस द बॉर्डर भी आते हुए देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग कंट्रीब्यूशन। पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी बार बात की है कि ये तो एनवायरनमेंट की बात है, पूरे रीजन की बात है, तो साथ बैठ के बात कर लेनी चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान साइड से भी बात करें, अब हमें कोई कॉन्वर्सेशन होती हुई नज़र नहीं आती। हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज के फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हम कंट्रोल कर लें, वहाँ से हमें स्मॉग आ रही हो फिर? जी उमा, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था पहले कि जिस तरह इंट्रिंसिक फैक्टर्स तो हम देख रहे हैं ना, दीज आर द एक्सट्रिंसिक और द रीजनल फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस बार जो नवंबर में COP30 होने जा रही है ब्राजील के अंदर, उसके अंदर हम पूरा क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक एग्रेसिव एजेंडा लेके जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब इज गोइंग, मतलब यह है कि उसके अंदर वो हम प्रेजेंट करेंगे, सारे रीजनल एक्टर से मिलेंगे, पूरी दुनिया के सामने हम अपना केस रखेंगे कि जितना ये जो ईस्टर्न कॉरिडोर खुलता है, ईस्ट से वेस्ट जो हवाएं चल रही होती हैं और वो कितने अरसे के लिए चलती है। देखिए हमारा जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो 80% ऑफ द टाइम जो हवा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही होती है, और क्योंकि ये पूरा रीजन इस वक्त एक डेवलपमेंट फेज के अंदर है, सारे जो रीजन के कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक पूरे रीजन के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। सो हम अब यही चाहते हैं कि ये एक रीजनल मसला है, इसको रीजनल फोरा के ऊपर उठाया जाए, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पूरी अपनी टेक्निकल टीम कॉन्स्टिट्यूट की है एक्सपर्ट्स की। मैं ये जो इंटरवेंशंस आप चलिए वो तो आप सबमिट पे करेंगे, अपना मुद्दा उठाएंगे, हम भी यहाँ पे जाहिर है आलमी दुनिया के सामने, आलमी मीडिया पे अपना मुद्दा रखते हैं, केस उठाते हैं, आवाज़ बनते हैं पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंजेस और क्लाइमेट चैलेंजेस को लेके। कि ये जो इतनी इंटरवेंशंस आपने अभी मेंशन किया और हम भी काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, डॉक्टर इमरान, व्हाट होप्स डू यू हैव? मतलब हमें कितने क्लियर दिन मिल जाएंगे, या हमारा AQI 1500 2000 तक नहीं पहुंचेगा? शुड बी होपिंग फॉर दैट? यस, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे लास्ट ईयर का अगर मैं 2023 का 2024 के साथ कंपैरिजन करूं तो 21 क्लियर डेज जो थे वो हमें ज्यादा मिले, बेहतर मिले। 96,000 पेशेंट स्मॉग रिलेटेड डिजीजेस के हॉस्पिटल्स में कम आए, और आपको खुशी होगी ये बात सुन के कि हमने WHO के इंटरनेशनल फोरा के ऊपर सिर्फ 2 केस स्टडीज थी क्लीन एयर की जो कि प्रेजेंट की गई थी लास्ट ईयर, एक लंदन की थी और एक पंजाब की थी। तो और पंजाब में EPA पंजाब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने वो प्रेजेंट किया। एंड बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, और हम यहाँ लोगों से कहेंगे गुड लक फॉर ऑल योर इनिशिएटिव्स, बिकॉज़ एज वी स्पीक आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो वर्स्ट टॉपिक आप कह लें लाहौर है। हाँ, अब हम ओवरनाइट कोई जादू एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन इसमें हमारी अपनी भी कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। अगर आपको लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द फॉर इंस्टेंस कोई टायर जलाने की फैक्ट्री है, ये भी होते हैं ना, ये गली मोहल्लों में छुप के भी ये काम हो रहा होता है, आपको नहीं भी पता कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही है जिससे ये सारा धुआं जो है बन रहा है, तो रिपोर्ट करें, रिपोर्टेड। और दूसरा ये कि एक चीज जो बिल्कुल ही आपके अपने हाथ में, वो है मास्क पहनना। Wear that. Why did people stop wearing masks in the first place? मैं तो कितने सालों से कह रही हूँ, बेहतरीन चीज़ है। अच्छा जी, कुछ अहम फैसले अब किए जा रहे हैं, और ये फैसले पहले हो जाते तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती, लेकिन एहतजाज के नाम पर तशद्दुद, जलाओ घिराओ, लोगों की जाती गाड़ियां, स्कूल बसों को कब्जे में लेना, पेट्रोल के टैंकर उठाना, ईंटों की ट्रालियां कब्जे में लेना, हुकूमती रिट को चैलेंज करना, पुलिस एहलकारों को शहीद करना, जख्मी करना। रियासत ने फैसला किया है, हुकूमत ने फैसला किया है कि अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे मुतहर्रिक अंदाज में इससे निपटा जाएगा। TLP के हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पंजाब और वफाकी हुकूमत ने संजीदा और सख्त इक़दामात का फैसला किया है। दिस हैज़ टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, और इसमें सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, सबको अपना किरदार अदा करना है। हाँ, तो फैसला किया है जी, और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम
TLP के दफातर सील कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने बाराकहू और समा समेत कई इलाकों में TLP के दफातर भी सील कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में 2 टोक फैसले किए गए हैं। पंजाब हुकूमत वफाक से TLP पर पाबंदी की सिफारिश करेगी और सिर्फ यही नहीं, इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स हैं वो भी मुंजमद और जायदादें असासे महकमा जो हैं जो भी रिलेटेड हैं इनसे उनकी तहवील में दिए जाएंगे। ये बड़े अहम फैसले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक 2 इजलास में ये फैसले किए गए हैं। TLP के एहतजाज की इस बार आम आदमी को समझ नहीं आई और हर बंदा ये सवाल कर रहा था कि गज़ा में तो जंग बंदी पर दुनिया जश्न मना रही है, गज़ा में बैठे लोग जश्न मना रहे हैं, TLP एहतजाज क्यों कर रही है? और लेट्स फॉरगेट अबाउट जश्न, एटलीस्ट एक रिलीफ तो है ना। लोग मतलब शुक्र तो कर रहे हैं, सिर्फ शुक्र ही कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये खूनरेजी जो चल रही थी, जो बच्चे बुजुर्ग जवान खवातीन 70,000 लोग शहीद हो गए। वो कहने का मतलब है जिनके साथ ये हो रहा था दे आर रिलीफ, दे आर ओके विद व्हाटएवर इट इज। आपको यहाँ बैठे क्या हो गया कि आप एहतजाज क्यों कर रही है और एहतजाज में अपने ही लोगों की जानो माल को नुकसान क्यों पहुंचा रही है? ये कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी बात कही। ये सीज़ फायर के लिए इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है पूरी तरह अपने किरदार अदा कर रहे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त यहाँ पर वो लोग जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो वो इसकी आड़ में सियासत करना चाहते थे। मुझे आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि नौमौलूद बच्चे शहीद हो रहे थे, उनका खून बह रहा था, उस वक्त ये कहाँ थे? ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते, जंग रखवा लेते, वो खून जो बह रहा था उसको बचा लेते, उसको रखवा लेते, तो हम सब उनको सलाम करते। मगर इसकी आड़ में सियासत करना, ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इस्लाम है? अच्छा जी, ये सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मजहबी अमूर के वज़ीर सरदार यूसुफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर दाखिला का कहना था कि TLP की क़यादत से मुज़ाकरात करते रहे मगर मुसल्लह जत्थे बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो तो क्लियरली नज़र भी आ रहा था। वफाकी वुज़रा ने कहा कि आज जुमे को गज़ा जंग बंदी पर इजहार तशक्कुर किया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे। वहाँ फ़लस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हों, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं? यौम तशक्कर के तौर पर कल उलमाए कराम से मैं गुजारिश करता हूं, जो खुतबा हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने जुम्मे के खुतबे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये तो गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ ही अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फराज, अब जाहिर है आपने खबर भी दी इस सिलसिले में और पुलिस ने भी वो तमाम आदात शुमार जारी किए कि 2017 से लेकर और 2025 तक कितने पुलिस एहलकार और कितने आम शहरी शहीद हुए हैं। एंड वी वुड लाइक यू टू रीइटरेट दीज नंबर्स। हम चाहते हैं कि आप हमें ये नंबर्स बताएं दोबारा कि कितने जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गए, कितने जख्मी हुए, कितने शहरी मारे गए, ताकि जख्मियों की नौयत पे हम नहीं जाते। फिर सिर्फ जख्मी कह के ना खबर खत्म हो जाती है, लेकिन वो जख्मी की सारी जिंदगी माजूरे में गुजरेगी, उस पर रोशनी नहीं जाती। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। ये TLP के जो जिस तरह एहतजाज की आप बात कर रहे थे, तो ये आज चूँकि जुमा है तो आज भी इनकी तरफ से कॉल थी कि वो एहतजाज करेंगे, लेकिन अब तो खैर पुलिस की जानिब से काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं और दफ़ा 144 नाफिज की गई। जहाँ तक आपका ये सवाल का ताल्लुक है कि अब तक कितने पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, जख्मी हुए, तो ये दर्जनों की तादाद में जो है ये 59 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं अब तक 2016 से लेकर अब तक
कई तो ज़ख्मी हैं और कई इनमें जो है वो हलाक हुए हैं। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक 14 जो पुलिस एहलकार थे वो शहीद हुए। एक तो ये पिछले कुछ दिनों में जब ये वाक़या पेश आया तो एक SHO थे वो शहीद हुए। उसके साथ साथ 100 से ज़ायद अब तक शदीद ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद कीजिए, जिसमें से कई मजूर भी हो गए। देखिए 2016 से लेकर 2025 तक का जो हमारे पास डाटा है उसमें कई इमलाक को जलाया गया, कुछ 400 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए और इन मुकदमात में जो मुकदमात दर्ज किए गए वो दफ़ात जो थी उनमें दहशतगर्दी एक्ट लगाया गया, 302 लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद इनको इनके साथ मुज़ाकरात के बाद इनको रिहा भी किया जाता रहा। लेकिन कुछ जो मुकदमात थे उनमें अभी भी इनके जो कारकुन थे, जो इनके सरकर्दा रहनुमा थे, क्योंकि वो जेलों के अंदर थे और उसी के लिए कहा यह जा रहा है। अभी क्या क्रैकडाउन चल रहा है? अभी क्या क्रैकडाउन चल रहा है? और जो इनके रहनुमा हैं, मरकजी रहनुमा हैं, वो 2 भाई, उनका क्या पता लगा? मतलब और बताया तो अहमद फराज यही जा रहा था कि उनका एटलीस्ट लोकेशन पता चल गई और बड़ी जल्दी उनको नैप भी कर लिया जाएगा। उस बात को भी बहुत अरसा हो गया, मतलब पूरा एग्जैक्टली 2-3 दिन हो गए। क्या बना उधर? देखिए उनकी वीडियोस जो आई थी, वीडियोस में तो वो नज़र आ रहा था कि वो अपने एक हजूम में खड़े हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस की मुसद्दका इतलात के मुताबिक वो है किसी जगह पर रिपोर्ट है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी अतात आर्डर ने भी ये कहा था, आपको पता है सूबाई वज़ीर इतलात, कि अगर वो कहीं हैं, वो ज़ख्मी हैं तो वो सामने आ जाएँ, वो ख़ुद को कानून के हवाले कर दे, वो उनकी जो हुकूमत जो है वो उनका इलाज भी कराएगी। तो अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, कानून की गिरफ्त में नहीं आए। और जहाँ तक आपका ये ताल्लुक है कि गिरफ्तारियाँ जारी हैं, बिल्कुल जो है पुलिस जो है, पंजाब पुलिस जो है वो इन तमाम शरपसंदों के ख़िलाफ़ गिरफ्तारियां कर रही है। कल भी छापे मारे गए और रोज़ाना की जो है रोज़ाना की मामूल है पुलिस का कि इनकी गिरफ्तारी की जा रही है, उनको अदालतों में पेश किया जा रहा है। और आज भी जो है क्योंकि आज जुमा है तो जुमे के हवाले से पुलिस का, पंजाब पुलिस का ये भी मौक़िफ़ था कि यहाँ पर दफ़ा 144 का नाफिज है और किसी को भी ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद नहीं करने दी जाएगी, कोई मार्केट बंद नहीं करने दी जाएगी और अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी वजह से आज मार्केटों के बाहर शहर में काफ़ी तादाद में जो है पुलिस की नफरी भी लगाई गई है। यौम तशक्कुर मनाने की इजाज़त है, लेकिन यहाँ पर किसी को हड़ताल की इजाज़त नहीं है, कोई दुकान, कोई दफातर बंद करने की इजाज़त नहीं कि कोई ज़बरदस्ती बंद कराए। इसके साथ पुलिस ने जाएंगे और अगर कोई कराएगा ज़बरदस्ती दुकानें, मार्केटें बंद, तो दहशतगर्दी के तहत दर्ज किए जाएंगे। ज़ाहिर है दहशत फैलाना ही है ना ये, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। और भी खबरें और भी इशूज़ हैं और भी गेस्ट्स हैं जो हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रेक लेनी, वापस आएंगे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। Time for an update. अच्छा, मॉनसून नहीं, अपडेट नहीं है ये तो पूरी, मतलब एक नहीं, अपडेट ऑन द मरम्मत ऑफ द रोड्स। मुरम्मत ऑफ द रोड्स। अच्छा जी, आपको पता है कि मॉनसून सीजन में कराची की खुशकिस्मती थी रही वैसे कि 2-2.5 बारिशें ही हुई, मगर इन बारिशों ने कराची की पहले से खस्ता हाल सड़कों का मजीद बुरा हाल कर दिया। वो तो आप कभी कभार मुझे लगता है यू टेक नहीं, दैट विल बी एन एग्जैजरेशन, इसलिए नहीं कहती, लेकिन हमारा इतना बुरा हाल है हमारी सड़कों का कि हम तो शायद एक छींक मारे तो सड़क जो है ना वो उखड़ के बाहर वापस आ जाए। हाउएवर वज़ीर आला सिंध समेत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों को यकीन दिलाया था, अगर आपको याद हो, कि मानसून सीजन ख़त्म होते ही शहर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या कहा था, सुनिए। याद दिलाते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने यह ऐलान किया, ये वादा किया, हमारी 106 सड़कें हैं, इंशाअल्लाह उनकी हम फौरी तौर पर बहाली का काम स्टार्ट करेंगे। और हमने 60 दिन का टारगेट दिया अपने इंजीनियर्स को, अपनी टीम को, कि जहाँ जहाँ सड़कों की बहाली के काम की ज़रूरत है वो काम किया जाए। अच्छा जी, 106 सड़कों में से कितनों की बहाली हो गई है, कितनों की रहती है? सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, ब्रिंग अस अप टू स्पीड, बताइए, जो डेडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक काम चल रहा है या सुस्त है या डेडलाइन से पहले ही मुकम्मल हो जाएगा? व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड? जी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल और ग्राउंड ये है कि बल्दिया उज़्मा कराची की जो 106 सड़कें हैं, उन 106 सड़कों पर जो है वो मुरम्मती काम जो है वो जारी है और 15 नवंबर तक ये काम होना है और 2 माह का जो है वो वक्त दिया गया है। और शहर को जो है वो 7 अजला और पुलों को जो है वो अलग जो है उसमें कंसिडर किया गया, क्योंकि पुलों की भी जो है वो जो इस्तरकारी है वो भी मुतासिर हुई बारिशों में।
तो इस वक्त काम जारी है। बिलखुसूस ज़िला बस्ती और ज़िला मलीर और कुरंगी में जो है जो सबसे ज़्यादा सड़कें मुतासिर हुई, बताया जाता है कि 106 में से जो 40 ज़्यादा मुतासिर सड़कें हुई, इब्तदाई तौर पर उन पर काम शुरू किया गया और वो भी अब अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ रही हैं। और ये काम जो है वो बिलखुसूस रात गए जो है वो हम देखते हैं, क्योंकि जो 106 अहम तरीन शाहराएँ हैं वो मेन शहर की आर्टरीज हैं, यानी मेन रोड हैं, तो वहाँ पर जो है वो काम होता है। जैसे शारा फैसल पर जो है बिलखुसूस रात में काम किया जाता है और इस तरह दीगर जो सड़कें हैं उस पर काम किया जाता है। तो काम जो है वो यकीनी तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वक्त पर मुकम्मल हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जो डेडलाइन है, डेडलाइन जो है वो 15 नवंबर तक है। 2 माह का जो है वो ये अरसा बताया गया है कि इस 2 माह में जो है वो तमाम तर जो सड़कें हैं उनकी बहाली का काम होगा। तो देखना ये कि वक्त पर मुकम्मल हो पाता है ये नहीं हो पाता, लेकिन काम जो है वो यकीनी तौर पर जारी है। अब्दुल्ला जी, काम जारी है, देखना ये है। चलिए फॉलो अप आपसे लेते रहेंगे फिर सुलेमान। वेलकम बैक। अच्छा जी, पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान 48 घंटे की सीज़ फायर आज शाम 6 बजे ख़त्म हो रही है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आपको पता ही है कि 2 दिन से सीज़ फायर जो है वो चल रही थी और उससे पहले भी एक छोटी सी मिनी सीज़ फायर हुई थी। पाकिस्तान की जानिब से तालिबान रजीम को दी जाने वाली रियायतों का दौर लगता है कि अब ख़त्म होता जा रहा है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी ख़ुद तालिबान रजीम पर आयद होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने में संजीदा हैं तो अपने अमल से साबित भी करना होगा और दूसरे अल्फाज में यही समझें कि मुनाफकत नहीं चलेगी। सीज़ फायर की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की तैयारियां की जाएं। एग्जैक्टली वज़ीर आज़म ने भी यही कहा कि देखिए जी, अगर तो मुनज़्ज़म करने के लिए अपने आप को ये सीज़ फायर चुना है या 48 घंटे का ब्रेक लगाया है तो दिस इज नॉट ऑन। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ऑफिशियल्स हैं वो काबुल गए और उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद ये ना हुआ और मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे, तो हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। ये जो सीज़ फायर अफ़गानिस्तान हुकूमत की ये दरख्वास्त पर वजूद में आई है, ये ठोस शराइत पर ये लॉन्ग टर्म सीज़ फायर साबित हो, लेकिन अगर यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया, टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। तो वक्त बाय करने के लिए भी हो सकता है। वी शैल फाइंड आउट टुडे। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी बताया कि एक बार फिर मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ने की वजूहात क्या है और नाम लिए बगैर उन्होंने इसकी तमाम जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डाली। सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर 2018 में ये फितना ख़वारिज कहें या दहशतगर्दी कहें उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका था, तो फिर क्या वजह है कि दोबारा ये इस फितने ने सर उठाया। वो आपको अच्छी तरह इल्म है कि उस वक्त की हुकूमत ने हज़ारों इन दहशतगर्दों को दोबारा खुली छुट्टी दी और उनको खुश आमदेद कहा पाकिस्तान में, और ये बुनियादी वजह है कि इस फितने ने दोबारा सर उठाया। अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात करते हैं। अब 48 घंटे में से तो कम ही वक्त बचा है, क्या सूरत हाल है? इस दौरान कोई राबता हुआ है क्या? इस सीज़ फायर की जो वक्त है इसमें डेडलाइन में तोसी होगी या नहीं होगी? हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सईद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब। एजाज़ साहब बताइएगा, ये 48 घंटे 48 ही रहेंगे या 72 और ऑनवर्ड्स भी बढ़ सकते हैं? अब्दुल्ला, ये 48 घंटे इनका आगे तोसी होने का बड़ा इम्कान है। पाकिस्तान से आपको पता होना चाहिए और आपको यकीन तौर पर पता है कि हमने जियो पे रिपोर्ट भी किया था कि ये जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर के इस जंग के दौरान, इस झड़प के दौरान तालिबान ने कतर को फ़ोन किया, फिर सऊदी अरेबिया को फ़ोन किया, ईरान ने भी पेशकश की कि हम इसमें कोई मुसालत का किरदार अदा करते हैं,
तो कतर ने और सऊदी अरेबिया ने फोन किया पाकिस्तान को कि आप जो तालिबान है वो ये कह रहे हैं। उन्होंने अपनी कोई बात नहीं की, अलबत्ता उन्होंने तालिबान का पैगाम पहुंचाया। और इसी दौरान जब वो कतर और सऊदी अरब को फोन कर रहे थे तो अमीर खान मुत्तकी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि और जवाब पाकिस्तान ने दिया कि पहले और ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बात करेंगे। बराह रास्त पाकिस्तान से रब्ता किया। आपको पता है कि हमारे सफीर वहां पर मौजूद है, अफगानिस्तान के जो सफीर है वो यहाँ पर सरदार शकीब मौजूद है, और डायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स भी हैं। हमारे स्पेशल एनवाई हैं, एम्बेसडर सादिक वो हैं, वो बड़े एक्टिव हैं। तो फिर बराह रास्त रब्ता किया गया और फिर ये जो अच्छा, अब क्लियरली आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस है। वी आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद एजाज, क्योंकि सवाल बहुत हैं और ख़ास तौर पे एक सवाल ये भी बनता है, अभी एजाज हमारे साथ होंगे तो पूछेंगे कि जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन राब्ते भी हमारे हैं तो आर वी एक्चुअली कम्युनिकेटिंग, क्योंकि वाकई सीज़ फायर को बहुत कम घंटे रह गए हैं। ये टाइम शुड हैव बीन यूटिलाइज, कुड हैव बीन यूटिलाइज टू रीग्रुप। हमें नहीं पता उस साइड पे क्या हो रहा है, या फिर कोई कम्युनिकेशन हो और रेजोल्यूशन की तरफ सफारती राब्ते तो मुनक़ता नहीं है। जी एजाज, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, बीच में सिग्नल ड्रॉप हो गया। एजाज, हम आपको ऑडियो पे ले लें बिकॉज दिस इज वर्किंग आउट फॉर नाउ। सो बट हम आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसलिए हमारा राब्ता होना आपसे ज़रूरी है। जिस तरह कि आप कह रहे थे, क्योंकि वो राब्ते जो हैं वो ऑब्वियसली ख़त्म हुए हैं फिलहाल, लेकिन अगर राब्ते ख़त्म कहाँ हुए हैं, मेरी बात सुनिए। उनका सफारत खाना यहाँ काम कर रहा है, हमारा सफारत खाना वहाँ काम कर रहा है। सो डिप्लोमेटिक चैनल्स आर देयर। Then this ceasefire time hopefully would have been utilized to actually engage, have a communication, have a resolution कि actually आगे how to move forward. Hopefully यही हुआ होगा, लेकिन of course we are waiting for our correspondent to tell us that. देखिए, हमने तो उनके सामने 1 point एजेंडा रख दिया है, अपनी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अब उन्होंने क्या करना है ये तो वही जानते हैं। अब ये फैसला करना है अफगान तालिबान रजीम को कि आप ये मखासमत, ये बदमज़गी जो है ये बढ़ाना चाहते हैं या और ये 48 घंटे भी अब्दुल्ला इसीलिए दिए गए थे ताकि वो कुछ ठोस इक़दामात करें, कुछ फैसले करें। एजाज, कैन यू हियर अस? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी एजाज, आप बताइएगा कि आप कह रहे, जाहिर है हम डिप्लोमेटिक राब्तों की बात कर रहे थे, सफारत खाने उसी तरह से काम कर रहे हैं। सो बीच में बात हुई है, दीगर ममालिक ने भी किरदार अदा किया। कंप्लीट योर थॉट। जी बिल्कुल, कतर ने हमें फ़ोन किया, कतर को तालिबान ने फ़ोन किया था, फिर सऊदी अरेबिया ने हमें फ़ोन किया, तालिबान ने सऊदी अरेबिया को भी फ़ोन किया था कि सीज फायर हो। और उसके बाद आपको पता है कि अमीर खान मुत्तकी ने, जब ये एक तरफ तो कतर के जरिए सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान से राब्ते हो रहे थे, दूसरी तरफ जो अमीर खान मुत्तकी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि हमसे बात की जाए वरना और ऑप्शंस भी हैं। तो इसका फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, पहले और ऑप्शंस देख लें फिर बाद में हम बात करेंगे। तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान ने रिस्पांस किया। आपको पता है कि परसों एक सुबह चमन के मुकाम के ऊपर तालिबान साइड से एक छापामार हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, और फिर उससे एक रोज पहले देखिए चमन से लेकर तुरखम पूरा जो 2640 किलोमीटर लंबी जो ड्यूरन लाइन है, मुख्तलिफ मुकामात पे अटैक किए गए थे और पाकिस्तान के 23 जो जवान है वो शहीद हुए थे, पाक फौज के जवान है वो शहीद हुए थे। तो फिर पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस देना था जो दिया पाकिस्तान ने। अब आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं अब्दुल्ला और हुमा, दोहा में एक मुज़ाकरात की या आमना सामना बैठने की एक कोशिश है। ज़ाहिर कतर की गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। अभी तक पाकिस्तान ने अपना जो वफद है वो ऐलान नहीं किया, लेकिन तालिबान चाहते हैं कि कतर में बैठ के अच्छा, दिस इज बिग डेवलपमेंट, क्योंकि हमने बीच में कोशिश की थी, हमने तो वीजा अप्लाई किया था, आपको पता है वो वीजा हमारा नहीं, हाँ मतलब उसमें हमारे वक्त ने जाना था लेकिन वो एंटरटेन नहीं किया गया। सो अब कतर जो कि एक्चुअल उनके साथ जो मुआहिदा हुआ था दुनिया का, उसका जामिन है कि अफगान तालिबान अपनी ज़मीन दूसरे मुल्क के खिलाफ किसी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब कतर में दोबारा बैठक लगेगी क्या? जी, कतर में पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कैबिनेट की मीटिंग की उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाजा आसफ जो कि वजीर दिफा हैं उनको हिदायत की थी कि आप वफद के साथ जाएं,
अफगानिस्तान जाएं और उनसे बात करें कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर TTP वहां पर मौजूद है जो हमारा एक कंसर्न है। तो उस पर उन्होंने पाकिस्तानी वफद को वहां पर आने से रोक दिया। अब वो कतर में बैठने की ख्वाहिश है। अभी तक मैंने अभी टेलीफोन कॉल की है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को अभी मुझे मालूमात उनके पास भी अभी मालूमात नहीं है, अवॉइड कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, ज़रा एक सेंसिटिव मामला है। तो आज कोशिश ये है कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है वो उधर जाए। ये खबर जो अफगानिस्तान साइड से आई है कि कतर में हम बैठना चाहेंगे, तो अभी तक पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली ये बात आगे बढ़ेगी और दो बातें क्लियर हो गई हैं। एक बात ये कि जो तालिबान है वो TTP का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये पहले भी क्लियर था, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वो कोई और रास्ता, बीच का रास्ता अख्तियार कर ले, उनको कहीं और भेज दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तय क्या हो गई, क्लियर क्या हो गई है कि वो TTP के साथ नहीं छोड़ेंगे और TTP हमें अटैक करती रहेगी। तो अब पाकिस्तान ने भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर कर लिया है कि आप TTP के ऊपर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, इधर यू आर फ्रेंड्स और फोर्स, या आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। अगर आपने हमारे दुश्मनों को पनाह दी हुई है तो इसका मतलब यह है कि आप हमारे दोस्त नहीं हैं, और वो दुश्मन जो हम पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर अटैक कर रही है। अगर आप बार बार उनको होस्ट करेंगे, उनको प्रोटोकॉल देंगे, उनको शेल्टर देंगे, उनको असलहा देंगे, तो इसका मतलब है आप हमारे दुश्मन हैं। जी एजाज, जिस चीज से वो बाज नहीं आए इतने अरसे में, और ऑफ कोर्स अटैक्स वगैरह हम देख भी रहे हैं, मोर सो इन रीसेंट डेज, हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि अगर ये कोई कॉन्सल्ट हो भी जाता है, दोहा में मिल भी लेते हैं, तो हम कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन रखें? बिकॉज ऑब्वियसली सीज फायर अभी ख़त्म हो रही है, अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमारा कोई डेलीगेशन जा रहा है वहाँ, कोई बातचीत होगी कि नहीं। व्हाट होप्स डू वी हैव देन? जो पाकिस्तान की चेक लिस्ट है ना वो क्लियर है। पाकिस्तान की चेक लिस्ट क्या है? पाकिस्तान की चेक लिस्ट ये है कि हमने TTP को कबूल नहीं करना, TTP के खिलाफ अफगान गवर्नमेंट टेंजिबल एक्शन ले, ये क्लियर कट पाकिस्तान की जो चेकलिस्ट है। आपने बॉर्डर के ऊपर अटैक्स नहीं करने, बॉर्डर की चौकियों वहां पर अमन रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो हम जवाब देंगे। क्योंकि आपको पता है एजाज, ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड, उनका तो प्राइमरी मुतालबा यही है ना, हम चाहते हैं कि एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर इस लाइन को ट्रीट किया जाए। भाई आप आएँ, जिस तरह दीगर मुल्कों में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं उस तरह आएँ, उसी तरह वही कवानीन हो ट्रेड के, लेकिन वहाँ तो कारोबारी सारा पाकिस्तान में स्मगलिंग करके चलता है। सो इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है? नहीं, देखेंगे पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा काम किया ना अभी इस क्राइसिस के दौरान, जो पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर था इस सारे मामले को हल करने के लिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमने बंद कर दिया। ना इधर से कोई आ सकता है, ना इधर से कोई जा सकता है। परसों शाम को कुछ देर के लिए तुरखम को खोला गया था, क्योंकि जो अफगान महाजरीन यहाँ से पकड़े थे उनको वापस भेजना था, लेकिन कोई आना जाना वहां से बंद हो गया। अच्छा, आप देखिए जो चमन है, चमन में बाबे दोस्ती जो है उसको इन्होंने खुद तबाह कर दिया है, जो पाकिस्तान के साथ उसको खुद तबाह कर दिया। तो अब पाकिस्तान जो है वो कहते हैं ना कि तंग आमद बजंग आमद, ये वो वाली सूरत हाल हो गई है, होनी नहीं चाहिए। पहली बात ये है कि ये बेसिकली हमारी फेल्ड जो पॉलिसी है, अफगान पॉलिसी, ये उसका शाखसाना है। हमारी पॉलिसी माजी में भी बड़ी नाकाम रही है और फेल रही है। हमने अशरफ गनी हुकूमत जो कि वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जैसे भी इलेक्शन थे वहां की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, उसके मुकाबले में तालिबान को सपोर्ट की थी। हम बार बार तालिबान को सपोर्ट करते थे। आपको याद होगा कि 2021 में जब 15 अगस्त 2021 को ये तालिबान आए थे, काबुल में इन्होंने कंट्रोल लिया था, तो यहाँ पे पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि ये तालिबान ने गुलामी के शिकंजे तोड़ दिए। ये गुलामी शिकंजे नहीं थे गुलामी के, ये पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा था, इसलिए वहां पर जंग जीते थे। ये पाकिस्तान ने इनका हेल्प की थी, अमेरिका के साथ इनका अच्छा, लेकिन अब हमारी पॉलिसी अगर हमारे जहनों में बिलाखिर क्लियर हो भी गई है, तो हमारे यहाँ यूनिटी तो नहीं है ना। हमारे यहाँ एक सूबा जिसका बॉर्डर डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ लगता है, उनकी हमदर्दियां तो अभी भी वही हैं। देखिए, एक सियासी जमात है जिसकी हमदर्दी वहां पर है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेट ऑपरेटस है वो तो इंटैक्ट है ना। आप देखें कि कौन सी एक सियासी जमात, किसी का नाम ले, जिसने जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये हालिया जो झड़पें हुई हैं, जिसने कहा हो कि तालिबान ठीक है। कोई एक सियासी जमात भी ऐसी नहीं आई जिसने कहा कि ये ठीक हुआ।
सब ने रियासत पाकिस्तान का साथ दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, बल्कि जो क्रिटिक भी थे उन्होंने भी साथ दिया पाकिस्तान का। इशू ये है कि ये जब हमने अफगानिस्तान में बुलेट वालों को तरजीह दी बैलेट वालों के ऊपर, वोट वालों को हमने रिजेक्ट किया और गन वालों को, टैंक वालों को और गोली वालों को हमने तरजीह दी। बिल्कुल तो आप जी इसमें सर्टनली ऐसा ही है, हमारी अपनी गलतियां भी है जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन अगर हम दुरुस्त करने का सोच लिया है तो फिर दुरुस्त करें। और हमारी अपनी यूनिटी होना, या हमारे यहाँ जहाँ कहीं दरार होती है ना, तो फिर हमारा दुश्मन, पर्टिकुलरली ये जो दुश्मन गुरिल्ला वॉर्स लड़ रहा होता है ना, ये फ़ायदा उठाता है फिर उसका। सो इसलिए हमें भी एक आवाज़ होकर, एक ज़ुबान होकर अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ सफारा होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई रिडंडेंट आर्गूमेंट है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, ये हुए नहीं। ये जो कुछ पॉलिसीज जो अपनाई गई थी पहले भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की सैकड़ों मीटिंग्स, एंड व्हेन वी से सैकड़ों, सो हंड्रेड्स की हम बात कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ डीमार्शेस, hundreds of meetings, and you know, dozens of high level delegations and rabte. So अगर कुछ नहीं बना, उन चीज़ों के बाद अगर ये नतीजा निकल रहा है तो मतलब पॉलिसीज फिर वाज़ेह हो गई हैं कि क्या थी, हाउ दे आर अनफोल्डिंग। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू होम। और खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबे की तामीर और तरक्की के लिए बहुत पुरजोश नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ताहम अभी तक उन्होंने अपनी काबीना तश्कील नहीं दी, और आम ख्याल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी का तासुर बहुत मजबूत है। एक ऐसी काबीना बनाना जिसमें ग्रुपिंग का तासुर ना जाए, सुहेल आफरीदी के लिए बतौर वज़ीर आला पहला बड़ा चैलेंज होगा। और वो इस मामले में इमरान खान से सलाह मशवरा ऑब्वियसली चाहते हैं, मगर उन्हें कल मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। और कल एक सियासी पेशरफ्त ये हुई कि सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई, और आज मुलाकात हो जाएगी। और आज मुलाकात तो वो सारों की सुहेल आफरीदी का लहजा बता रहा था कि इमरान खान की रिहाई उनका बड़ा हदफ ज़रूर है, मगर वो इत्तेफाक से ताबन पर आमादा हैं। ज़ाहिर है एक कॉमन सेंस भी इसी बात का तकाजा करती है। हाँ, ये चीज़ बसाते खुद खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए नेक शुगून है कि ठीक है जी, आप अपनी कोशिश करते रहें, अपनी सियासी स्ट्रगल करें, लेकिन सिस्टम में रहें ना। सुनिए, कल हमने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा बता दिया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है। हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। और आप लोग मेहरबानी करें कि मुझे मेरे लीडर मेरे कायद से मिलने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाएं अपने लीडर अब से मुलाकात के लिए। अच्छा, सुहेल आफरीदी जो है ना, वो बड़े फायरी किस्म के मशहूर हैं, शोला बयानी में मशहूर, और ख़ुद को एहतजाजी सियासत का चैम्पियन वो खुद ही कहते हैं। सुहेल आफरीदी के लहजे में ओहदा संभालने के 2-3 रोज़ बाद ही सियासी मेचोरिटी दिखाई दे रही है। हम तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे। ऐसा लगता है कि नए वज़ीर आला को कहीं ना कहीं एहसास भी है कि वो एक आइनी सियासी सरकारी ओहदे पर अफाइज हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह 100 दफ़ा रखें, लेकिन वफाकी हुकूमत के साथ चलना ही ज़ाहिर है आवाम के लिए भी उनके बेहतर है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के लिए पार्टी पोजीशन और पार्टी पोजीशन और हुकूमती तकाज़ों के दरमियान ज़रा बैलेंस करना, वो क्या होता है, वो जो गेंद आप एक साथ घुमा रहे होते हैं, जगलिंग। हाँ, कुछ इस जगल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात है। देखिए, द थिंग इज कि जो चीज़ें पहले काम नहीं कर पाई, ही हैज़ टू डू समथिंग डिफरेंट, तो ये जगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो हमारे साथ ही अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर नए वज़ीर आला को हलफ उठाए अब काफ़ी दिन तो नहीं हुए, काफ़ी दिन नहीं हुए, कुछ वक्त हो गया है। बज़ाहिर पूरी पार्टी उनके साथ ही नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है जब अपोजिशन कुछ कोशिश कर रही थी करने की, उसने और यकजा कर दिया पीटीआई को। अहम मरला है काबीना की तश्कील, कौन कौन आने वाला है इनके साथ? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बतौर वज़ीर आला इन दिनों या इस वक्त सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है। अली अमीन गंडापुर साहब को भी इस हवाले से काफ़ी हार्डल्स रही, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफात है, तो उस वजह से सरवाइव करना ज़रा कदर मुश्किल होता है। काबीना की तश्कील के हवाले से जो है इस वक्त
ज़ाहिर सी बात है नौमुंतखब जो वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी साहब, उन पे हर लिहाज से काफ़ी प्रेशर है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है उस पार्टी में उनसे सीनियर रहनुमाओं की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस वक्त CM हाउस में काफ़ी जो अहम रहनुमा है उन्होंने डेरे डाल दिए हैं। हर रहनुमा की ये कोशिश होती है कि वो अपने बंदों को जो है एडजस्ट कर ले कैबिनेट में, और इस हवाले से जो है वो इस वक्त CM हाउस में मौजूद है। जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि काबीना की तश्कील में जो है कितना वक्त लगेगा, तो इस वक्त जो नौमुंतखब वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी साहब, वो जो है पार्टी की सीनियर लीडरशिप से इस सिलसिले में मुशावरत कर रहे हैं, और पार्टी की जो सीनियर जो लीडरशिप है उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को ये मशवरा दिया है कि फ़िलहाल अगर तो बानी PTI से मुलाकात होती है और वो लिस्ट अप्रूव कर लेते हैं, जो लिस्ट आप उन्हें देंगे, और वो इनिशियली वही लिस्ट देंगे जो कि इससे कबल जो अली अमीन गंडापुर का जो काबीना था वही लिस्ट उनको देंगे और बताएंगे कि ये लिस्ट आप देख ले, और जो इसमें एडिशन करनी है वो भी बताए, और जिन साबिक जो काबीना अरकान है उन जिनको हटाना है तो वो भी बता दे। इनिशियली तो ये कोशिश होगी कि बानी PTI से इस सिलसिले में मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात होती है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट की तश्कील में जी ये भी बताइएगा मुलाकात हो जाएगी तो कह रहे हैं काबीना भी बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के लिए ग्रुपिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, उस पर हम पहले बात भी कर रहे थे। अली अमीन को ये भुगतना भी पड़ा है और शायद इसीलिए वो इतने कामयाब नहीं रहे। सुहेल अफरीदी को अगर तमाम ग्रुप्स को राजी रखना है तो काबीना का साइज भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। ऑब्वियसली हर किसी को कुछ तो करना होगा, आप भी ऐसा ही देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह इससे कबल मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ़ात का ये जो चैप्टर है या इख्तिलाफ़ात के जो मामलात है, तो ये इसमें रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी एक नया चेहरा जो है वो सामने आ गया, और सुहेल अफरीदी जो है उनके पास एक ये जवाज़ है जो कि वो बार बार कह भी रहे कैबिनेट के हवाले से कि वो वही लोगों को, उन्हीं लोगों को कैबिनेट में शामिल करेंगे जो कि बानी PTI ने अप्रूव किया हो। बाकी काबीना मेंबरान जो है वो सुहेल अफरीदी जो है वो ख़ुद देख ले, लेकिन स्टिल चूँकि ज़ाहिर सी बात है अगर वो कैबिनेट में जो है किसी ऐसे अफराद को लेंगे या किसी ऐसे मेंबर्स को जो है कैबिनेट का हिस्सा बनाएंगे जिसके बाद इख्तिलाफात आ सकते हैं। अब जिस तरह ऐसे कुछ MPS की बातें चल रही है, कोई ऐसे MPS के नाम आ रहे हैं जिनके अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफात रहे हैं, या कुछ ऐसे लोगों के नाम चल रहे जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के करीब रहे हैं, तो ऐसे नाम चल रहे। तो इस तरह अगर वो इस नए मेंबर्स को सामने लाएंगे, नए काबीना में नए अफराद को शामिल करेंगे, तो इससे ज़ाहिर सी बात है इख्तिलाफात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। और अगर सुहेल अफरीदी चूँकि वो उनको मशवरा दिया गया है पार्टी क़यादत की जानिब से कि मुतनाज़ा होने से बचने के लिए जो है अगर तो खान साहब के कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो उसको फॉलो करें। अगर उनसे मुलाकात नहीं होती, किसी भी तरीके से उनसे उनका पैगाम नहीं मिलता, तो पुराना ही जो कैबिनेट है उसके साथ ही कंटिन्यू किया जाए। इम्कान ये है कि ज़ाहिर सी बात है उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब तक जो खबरें आ रही हैं वो ज़राए कह रहे हैं कि अली अमीन काबीना के काफ़ी लोग हैं वो हो सकते हैं इसमें, जैसे आप अभी भी आपने बताया, लेकिन साथ ही साथ चूँकि नया चेहरा है वज़ीर आला, ख़ुद भी नए चेहरों की शमूलियत का भी कोई इम्कान है? देखिए, इस वक्त जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए है जिनसे हमारी बात हुई है, तो वो ज़राए जो है वो ये कह रही है कि एज सच कोई बड़ी तब्दीली कैबिनेट में नहीं आएगी। वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि वही काबीना अरकान जो कि जिन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ काम किया था उसी को जो है वो ज़्यादातर शामिल किया जाएगा। इसकी वजह है चूँकि एज सच सुहेल अफरीदी साहब जो है उनका एग्जेक्टिव रोल जो है, क्योंकि उनका ज़्यादा ज़ाहिर सी बात एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार वो MPA मुंतखब हुए, पहली बार वो मिनिस्टर मुंतखब हुए थे, और ज़ाहिर सी बात है पहली बार वो चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब हुए, तो एक्सपीरियंस के लिहाज से चूँकि उनको क़यादत मशवरा दे रही है कि अगर वो पुराने कैबिनेट के साथ अपना काम शुरू करें, तो चूँकि वो ठीक है जी, मोस्ट लाइकली पुराने कैबिनेट के साथ अपना काम शुरू करेंगे। आपका अबू बकर, अभी एक ब्रेक लेनी है हमें, थोड़ी देर में हम वापस आएंगे। आप तो नाश्ता चल रहा है अभी तक, तो वापस आ गए हम। वेलकम बैक।
बोलें कुछ? नहीं। Start. She's eating fruits. अच्छा जी, पाकिस्तान वुमेन टीम अब तक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर है, लेकिन अब तक पाकिस्तानी लड़कियों को कोई मैच नहीं मिला जीतने के लिए। नहीं, लास्ट वाले पे मुझे एतराज मिला तो था जीतने के लिए, जीत नहीं सके। लास्ट वाले पे हमें एतराज है कि जब हमें पता था कि बारिश हो रही है तो फिर ब्रेक के बाद जब हमें एक मिनट का फोरकास्ट वेदर होता है तो हाउ डिड वी लेट हमने अपनी लड़कियों को वापस आके डीएलएस के थ्रू जो हो रहा था हमें पहले चांस क्यों नहीं दिया? पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन पे हैं। इंग्लिश गर्ल्स प्ले 6 मोर ओवर्स। यस, बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम को जीत का वही मौका जो मिला था, वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम उससे कम बैक कर सकती है, मगर दरमियान में बारिश आ गई और जीत का मौका हाथ से निकल गया। बुध को पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। इंग्लैंड ऐसी टीम है जो अब तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त है और पाकिस्तान वुमेन टीम हदफ के ताक़ुब कर रही थी कि बारिश हो गई और मैच खत्म करना पड़ गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, विच इज़ वेरी सैड। पाकिस्तान के अगले मैचेस भी आसान नहीं हैं। टीम को न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों का सामना है। क्या अगर हम ये तीनों मैचेस जीत जाएंगे फॉर इंस्टेंस, तो फिर क्या हम आगे सेमीफाइनल तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते? सैयद याहिया हुसैनी, हमारे चांसेस हैं, ये भी पता करना है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भाई बताइएगा, अगर याहिया पहले तो सॉरी पहले वी वुड लाइक टू हियर योर टेक ऑन द लास्ट मैच जो था। रूल्स क्या कहते हैं उस हवाले से कि जब बारिश वगैरह हो गई है, पता भी है, फोरकास्ट भी है, बारिश होती रहेगी और डीएलएस के थ्रू रिकैलकुलेशन भी होगी और फिर भी इंग्लैंड की टीम को वापस आके उन्होंने कहा 6 ओवर और कर लो। शुडंट दैट मोमेंट हैव बीन फॉर द पाकिस्तानी गर्ल्स कि आप आए और अब खेलना स्टार्ट कर दें? नहीं हुमा, ऐसे नहीं होता। जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन थी और आप देखिए कि उन्होंने उनको 6 ओवर बैटिंग कराई और उसके बाद मैच जो है वो 25 ओवर्स का किया कि वनडे मैच जो 50 ओवर का है वो कम से कम जो है वो 25 ओवर का हो सकता है और T20 20 ओवर का हो सकता है। और T20 मैच की अगर आप बात करती हैं तो T20 मैच के नतीजे के लिए 5 ओवर करवाना लाजमी होते हैं और लगभग तो हम 20 ओवर तक जा सकते थे ना यार, 20 हो जाते शुरू में ही अगर पता ही है बारिश हो रही है तो। नहीं, वो तो अब्दुल्ला उस सूरत में होता कि जब उनको इस बात का इदराक होता कि नहीं जी अब यहाँ से मैच आगे बढ़ेगा नहीं, तो इस तनाज़ुर में तो हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया, तो उसकी एक बुनियादी वजह है और बुनियादी वजह यह है कि ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जा रहा है और फ्यूजन मॉडल के तहत पाकिस्तान टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी और पाकिस्तान टीम अपने सारे मैच एक ही वेन्यू पर खेल रही है, एक ही ग्राउंड पर खेल रही है। ये एडवांटेज टीम पाकिस्तान को है। वो जो इंग्लैंड ने आते ही चलाना शुरू किया ना, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनको इस बात का इदराक था कि आज के मैच में बारिश हो सकती है। उन्होंने आके इसीलिए तेज क्रिकेट खेली, लेकिन पाकिस्तान टीम वो कहते हैं ना कि 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। और अब आपका जो सवाल है वो ये है कि अगले 3 मैचों में क्या होगा। देखिए, आपका अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड की टीम भी फंसी हुई है, सिर्फ एक मैच उन्होंने जीता है और वो एक दुनिया की अच्छी टीमों में शुमार होती है और उनके लिए अगला मैच जीतना लाजमी है अगर उनको इस टूर्नामेंट में आखिरी 4 टीमों में जाना है। तो आपके लिए एक तो ये मैच आसान नहीं होगा। बाकी रही जनूबी अफ्रीका की बात, जनूबी अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट में सरप्राइज किया है। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया है। इंग्लैंड से वो 70 रन पर आउट हो गए थे, फिर उन्होंने न्यूजीलैंड को दबोच लिया। उन्होंने भारत के खिलाफ एक हारा हुआ मैच जीत लिया है। तो जनूबी अफ्रीका का तो आप ना ही समझें। इस टूर्नामेंट में जो टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी है मेरे लिए बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी टीम सिर्फ बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट में हरा सकती है। लेकिन उस मैच में हमने जो तजुर्बात किए, हमने 6 नंबर के बैट्समैन को 3 पर भेज दिया, ओपनर को 4 पर खिला दिया। वो तजुर्बात जो है आपके गले की जंजीर बन गए और पाँव की बेड़ियां बन गए और अब आपकी टीम जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर ही समझे। अच्छा याया भाई, जाहिर है हम अपनी लड़कियों की टैलेंट की बात करें तो बड़ी कॉम्पिटेंट प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बॉलर्स स्पेशली बॉलर्स। लेकिन हम जो मेंस टीम में इशू देखते हैं कि फिर तसलसल नहीं आता, पूरी की पूरी टीम 10 ओवरों में ढेर हो जाती है या इवन 5 ओवरों में या 4 ओवरों में विकेटें गिर जाती हैं सबकी। बैटर्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये मसला यहाँ भी है। देखिए अब्दुल्ला, पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि नो डाउट आपकी ख़वातीन क्रिकेट को प्रमोशन मिल रही है, दूसरे खेलों में ख़वातीन आ रही हैं, लेकिन अकरबा परवरी, पसंद नापसंद, ये पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी खेलों को भी बहुत दीमक की तरह चाट रहे हैं।
अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी जो खवातीन टीम है होनहार खिलाड़ी हैं, बासलाहियत खिलाड़ी हैं, तो सॉरी टू से ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टीम में जो खिलाड़ी आपको खेलती हुई दिखाई दे रही हैं वो 10-10, 15-15 साल से इस टीम के साथ एसोसिएट है। मां सिवाय सिदरा अमीन के इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कहें कि मेहनत, हिम्मत और शानदार परफॉर्मेंस का जो है वो एक जीता जागता सबूत है। ये वो खिलाड़ी है, मैं उनके घर गया हूँ और जितनी मेहनत सिदरा ने की है उसका क्रेडिट उनको जाता है। इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बैटर में उनका शुमार होता है। बाकी पाकिस्तान मेंस क्रिकेट की तरह खवातीन क्रिकेट का भी यही हाल है। वो शायर ने कहा था ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। जो इस वक्त आपके एम्बेसडर बने हुए हैं खवातीन क्रिकेट के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। आज पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ स्ट्रगल कर रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है आज आपकी टीम में रामीन शमीम खेल रही हैं, सादिया इकबाल खेल रही हैं, नशरा संधू खेल रही हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में एक स्पिनर ही खेला करती थी, आज 3-3 स्पिनर खेल रही हैं। इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, इनको आगे ही नहीं आने दे रहे थे। अब आप पाकिस्तान की खवातीन टीम की बात कर रहे हैं, क्या ये अलमिया नहीं है? आप नंबर बताते हैं हमें अपने खिलाड़ियों के। हमारी जो विकेट कीपर हैं सिदरा नवाज, पिछले 10 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हैं, 80 मैच खेल चुकी हैं और आपको पता है उनकी एवरेज क्या है? उनकी एवरेज है 9.27। तो जब ऐसे प्लेयर आप टीम में रखेंगे तो फिर ऐसा ही हाल होगा। नहीं तो फिर तो इसमें तो सिलेक्शन कमेटी जो है उसका बड़ा रोल आ जाता है। एग्जैक्टली, एंड अदरवाइज डू वी हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट जिनको हमने साइड लाइन पे करके इनको रखा हुआ है जिस तरह आप कह रहे हैं, या फिर हमारे पास यही पूल है? देखिए उमा, बात दरअसल ये है कि आपको जो है वो बड़ी संजीदगी के साथ चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। जो आपकी खवातीन टीम के चीफ सिलेक्टर हैं असद शफीक साहब, वो बैक वक्त कई कुर्सियों पे कई कश्तियों में सवार हैं। वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी कराची में भी बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी को भी देख रहे हैं। तो किधर किधर काम करेंगे, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये असद शफीक हुए हैं जब सिलेक्शन कमेटी में आ गए थे तो ये अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे थे। तो ऐसे लोग अगर आपके खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, खिलाड़ियों को चुनाव करेंगे, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। और रही बात आपकी बैटिंग की, तो ये आपको नहीं पता था कि आपकी बैटिंग कहाँ स्टैंड कर रही है। आलिया रियाज इस टीम में खेल रही हैं, बॉलिंग उन्होंने छोड़ दी है, बैटिंग ही कर रहे हैं, बैटिंग उनकी आपके सामने है। अंदाजा आप ये कर लें कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की खवातीन टीम में सिर्फ एक प्लेयर है 4 मैचों के बाद जिसका नाम है सिदरा अमीन, जिसने 100+ रन किए हैं। और टीम की नाक़िस कारकर्दगी का आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि टीम में सिर्फ 2 बैटर हैं जिन्होंने 100 गेंदें 4 मैचों में खेली हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। अच्छा अब बताइएगा, जितने मैचेस हम रह गए, इफ वी विन ऑल ऑफ देम, तो फिर हमारा कोई चांस है, या अगर 2 जीत जाते हैं 1 हार जाते हैं तब भी कोई चांस है सेमीफाइनल तक? अब्दुल्ला, ये फॉर्मूला कोई ना कोई हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा मेंस टीम में भी अब इसी तरह रास्ता बनाते हैं। अब क्यों दोनों मुझे ऐसे देख रहे हैं? कोई रास्ता नहीं है, कोई आप जादू की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी खवातीन टीम एक ऐसे गार में चली गई है जहां पर जो है वो लैंडस्लाइडिंग हो गई है और आगे से बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए, रास्ते बंद है। अच्छा जी, तो होपफुली वी वांट टू बी सरप्राइज्ड, या हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं बिकॉज हम भी थोड़े से डेस्परेट हैं। मतलब ऑब्वियसली वी वांट बेटर। मैं आपको बता रहा हूँ जो हालात वाकयात देखते हुए पाकिस्तान टीम के कोई चांसेस नहीं। अच्छा चलें, ठीक है, ओके, मान जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अब ज़रा आईसीसी, वैसे तो एक और ख़बर भी है, उसके हवाले से पहले हम बात कर लें, या फिर वी वांट टू टॉक अबाउट आवर मैच विद साउथ अफ्रीका? हम बता रहे थे कि जी क्यूरेटर्स को ये कह दिया गया है कि अब वाइट बॉल के लिए ज़रा पिच डिफरेंट बनाएं, मतलब स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने हैं, हमने फ्लैट पिचेस नहीं बनानी है। कोई तब्दीली आप प्रेजेंट सेटअप में आप देख रहे हैं? सेकंड टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की सिचुएशन है उस हिसाब से तो इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो थोड़ा सा डबल माइंडेड हुई हुई है, क्योंकि पिंडी स्टेडियम में जो टॉस होगा वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। और मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि निज़ाम का हाल ये है कि हमने शाहीन आफरीदी को T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर टेस्ट मैच खिला दिया। और आप देखिए जनूबी अफ्रीका की टीम जब पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेल रही थी तो उनके बॉलर हैं केशव महाराज, जिनकी 200 विकेट्स हैं।
और उनको कुछ प्रॉब्लम थी, फिटनेस के मसाइल थे, तो उनके क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जाइए आप पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेलिए, उसके बाद हम चेक करेंगे। आपको पता है कि वो 49 ओवर्स करके आ रहे हैं फर्स्ट क्लास मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए। और यहाँ पर ये हाल है कि मोहम्मद अब्बास जो कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, मोहम्मद अब्बास जो कि काउंटी क्रिकेट में 600 विकेटें ले चुके हैं। मोहम्मद अब्बास को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहला मैच इसलिए खेलने का मौका नहीं मिला कि नसीम शाह जो थे वो लाहौर की तरफ से गेस्ट प्लेयर बनकर खेल रहे थे, तो आधे रास्ते से उनको कह दिया गया भाईजान आप ना आए, थैंक यू वेरी मच। और ये इस वक्त आपकी सिचुएशन है। और अगले आने वाले चंद दिनों में पिंडी टेस्ट मैच तो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस वक्त मैं खबरें देख रहा हूँ, तो आप समझे कि मीडिया को बहुत कुछ कहने के लिए, तजियाकारों को बहुत कुछ कहने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि मेरे नहीं समझ आ रहा कि जो इस वक्त खबरें मेरे पास आ रही हैं कि हम 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने जा रहे हैं या बिगाड़ने जा रहे हैं। क्या खबरें आ रही हैं? आपने तो टेंशन में डाल दिया, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि फाइनल कोई ट्रैक सेट हो गया और ये फैसला हो गया कि जी आयरोस तब्दीली नहीं की जाएगी और अब बस कंसिस्टेंसी के साथ इन्हीं पे काम किया जाएगा। देखिए खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक जिस टोन को आपने सेट किया था, जो एनर्जी आपको एशिया कप में नजर आई थी, भले से आप एशिया कप के फाइनल में हार गए, भारत से 3 इतवार 3 मैच हार गए, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो तब्दीलियों की बात हो रही है, अंदाजा आपको अगले चंद घंटों में हो जाएगा। जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर हैं वो बाहर बैठे हुए होंगे, घर पे बैठ के टेलीविजन पर मैच देख रहे होंगे, और जिनको आप महीने के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं दे रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं उनकी लॉटरी निकलने वाली है। चलिए फिर तो हमारे पास कंटेंट होने वाला है बात करने के लिए। या वुड यू बी एबल टू शेयर एनीथिंग विद अस राइट नाउ, या अभी हम सबको इंतजार करना चाहिए? नहीं, बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाला है, और बहुत ज्यादा सरप्राइज जो खबरें इस वक्त मेरे पास आ रही हैं उसके मुताबिक तो सब आप यही कह सकते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि कंटेंट ही कंटेंट मिलने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए फिर हम आपको पीर को दोबारा ज़हमत देते हैं, और तब फिर आपने जो अभी नहीं बताया वो आप पीर को हमें बता देना। तब तक आ जाएगी, वैसे क्लैरिटी हो जाएगी, हम सबको मिल जाएगी। चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो शाहीन आफरीदी ने पहली इनिंग में जब बॉलिंग नहीं की थी तो उनको मैसेज दिया गया कि जी आप आराम करेंगे, और अब उन्होंने जो है वो बॉलिंग कर ली है। लेकिन ये जो शाहीन आफरीदी लोग पूछ रहे हैं कि यार शाहीन आफरीदी ने कमाल कर दिया, तो शान मसूद जो है उन्होंने सरफराज को फोन किया टेस्ट मैच की तीसरी रात और पूछा सैफी भाई बताएं क्या करना चाहिए। तो सैफी ने उनको कहा कि यार तुम खामखाई में घबरा रहे हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान टीम ने बिला वजह मैच को जो है वो सीधा कर दिया, तुम ऐसे करो कि सुबह बॉलिंग जो है वो शाहीन आफरीदी से स्टार्ट करना। और देखिए कि वो कहते हैं ना कि तजुर्बा फिर बोलता है, तो सरफराज जिनकी क़यादत में आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उनका तजुर्बा, उनका जो मैसेज था वो पाकिस्तान टीम के काम आ गया। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। गॉट इट। या शाहीन ने फिर प्रूव किया कि वो कितने, और वो एक ब्यूटीफुल उनकी तरफ से भी हमें लिटरली एक मतलब वो जो हम एंजॉय करते थे ना वसीम अकरम वकार यूनुस की बॉलिंग, वो हमें आफ्टर अ व्हाइल हमें मजा आया किसी की गेंदबाजी देखकर। आपका इशारा जो है वो मैनेजमेंट की तरफ भी है, वी गॉट इट। तो अब हम जरा मजीद अगले हफ्ते ही बात करेंगे, इसकी टाइम भी कम है। बहुत शुक्रिया याया। That is it. We're going to see you on Monday, inshallah. Have a great weekend.